हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को विज्ञान के मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछले कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इन प्रश्नों को हल्के में लिया तो आपको ये प्रश्न हल्का कर देंगे। ठीक है, सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक अंत तक देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल समान होंगे यदि पहला कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, दूसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तीसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं दोस्तों यदि विविक्तर जीरो के बराबर होता है, विविक्तर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, विविक्तर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर विविक्तर जीरो के बराबर होता है तो दो समान मूल होते हैं। याद रहेगा ना, बिल्कुल क्वेश्चन में आएगा भी। अगर आपको क्वेश्चन बदल कर दे दे कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, ठीक है, और बोले कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फार्मूले का यूज करके। ठीक है, निकाल लेंगे ना, बिल्कुल निकाल लेते होंगे, मुझे पता है दोस्तों आप लोग इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन के मूल हों तो अल्फा प्लस बीटा के मान होंगे, होंगे नहीं होगा, एक ही मान होगा। ठीक है, अल्फा बीटा का मान बताना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों यदि द्विघाती बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, पता है ना आपको, बिल्कुल पता ही होगा कई सारे विद्यार्थियों को, और कई सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। अब शून्यकों के योग का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ये। ठीक है, याद रखिएगा, अब भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें माइनस बी निकालना है। माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो पहले बी का वैल्यू देखेंगे ना। बी का वैल्यू है माइनस सेवन, ये का वैल्यू है वन। ठीक है, एक्स के गुणांक में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो हमेशा वन माना जाता है। कुछ लिखा हो मतलब कुछ लिखा हो तब तो जैसे दो लिखा होगा तो दो होगा, लेकिन अगर तो कुछ नहीं लिखा हो एक्स के गुणांक में, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे वन माना जाएगा सदैव। हम लोग जानते हैं बी का मान क्या है माइनस सेवन, तो रखिए ना माइनस, और बी का मान है माइनस सेवन, ये की वैल्यू क्या है वन, बताया ना एक्स स्क्वायर के गुणांक में वन है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सात बटा एक आएगा, बटे में एक है, कोई प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं, तो सात आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, जी हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवन। ये चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जो भी संख्या अंडर रूट में होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए जैसे चारों ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कहेंगे तो इसमें तो तीन तीन संख्याएं अंडर रूट में है तो ये तीनों अपरिमेय हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये संख्या आप लोग देख सकते हैं अंडर रूट फोर, मतलब कि चार का घनमूल क्या होता है, तो इसे हम लोग दो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट चार का मान दो होता है। अंडर रूट पाँच है भैया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट पाँच ये तो भाई अपरिमेय संख्या ही होगी, इसे तो हम तोड़ सकते नहीं हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी का हम बात करें तो ऑप्शन डी को हम पाँच भी लिख सकते हैं। ठीक, अंडर रूट 25 को पाँच के इक्वल लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर ये का मान है, इसका मान क्या होता है हम लोग फार्मूला ही जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं भैया, इसका फार्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर ये का फार्मूला क्या होता है, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर ये इक्वल टू होता है ये। ठीक है, ये एक त्रिकोण, सॉरी ये नहीं भाई, सेक स्क्वायर ये, ठीक सेक स्क्वायर ये,
यही फार्मूला होता है। तो इसका मान क्या होगा, 1+10² ये का मान होगा सेक स्क्वायर ये, ठीक है। ऑप्शन ये राइट है। अगला है आपका, यदि साइन ये बराबर 3/4 तो कोसेक ये का मान होगा। ध्यान से सुनिए, कोसेक ये साइन ये का उल्टा होता है। कोसेक ये साइन ये का उल्टा होता है। तो साइन ये इतना दिया हुआ है ना, इसको उलट दीजिए, ये 3/4 है, इसे 4/3 कर दीजिए, कोसेक ये पता चल जाएगा। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं साइन ये कोसेक ये का उल्टा होता है और कोसेक ये साइन ये का उल्टा होता है। तो साइन ये दिया हुआ है तो कोसेक ये हम आसानी से निकाल सकते हैं ना पलट करके साइन को। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। कहाँ है ऑप्शन में, बी में दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, कोई बिंदु, यहाँ पे आपका कार्तीय तल है, कोई बिंदु P, कोई भी बिंदु P मान लीजिए यहाँ पे है। जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से मानेंगे। y अक्ष से, y अक्ष आपका ये वाला है, ठीक है, ये y अक्ष है। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दायां तो इधर है ना, यही है तो दायां। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो चलिए दाईं ओर चलते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, 5 इकाई, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है, दाईं ओर पर स्थित है, ठीक। p के निर्देशांक होंगे, इस p के निर्देशांक आपको बताने हैं। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु का रूप, x अक्ष पर बिंदु का रूप x,0 होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, x,0 के रूप का होता है। तो x अक्ष पर तो 5 है वैल्यू, और x अक्ष पर x,0 होता है, तो x के जगह पर 5 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, x के जगह पर 5,0, भाई x अक्ष पर है तो x,0 के रूप का होगा, x का मान 5 है तो 5 रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए ना, बहुत आसान है मैथ। आप लोग खामा खा परेशान हो रहे हैं। अगर आप लोग ना दोस्तों शुरू से मेहनत से मैथ पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, तो एकदम हलवा लग रहा होगा आपको मैथ, ठीक है। मैथ से डरना नहीं है, याद रखिएगा, जितना आप डरेंगे किसी सब्जेक्ट में वो उतना ही आपको डराएगा। किसी घन के एक किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होता है। घन के एक किनारा, घन का किनारा मतलब घन का एक किनारा कोई लीजिए, जिसे ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, अनुपात निकाल रहे हैं डायरेक्ट। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √3 इंटू ये, तो यहाँ से काट दीजिए ये बाई ये, ठीक। तो यहाँ 1 है ना, 1, तो 1/√3, यानी कि 1/√3, इस प्रकार तो इसे लिख सकते हैं। बटे को हम लोग किस में बदल दिए, अनुपात में बदल दिए, तो इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूरे मॉडल पेपर में हमें लगता है सभी का आंसर ऑप्शन बी ही है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखा है सभी का आंसर ऑप्शन बी आया है सिवाय इसके। आइए देखते हैं, चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी कि 5 ही संख्या यहाँ पे लेना है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 संख्या ले लिया हमने। इन पांचों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, माध्य का फार्मूला यही होता है, ठीक है, माध्य का फार्मूला ही होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक। तो संख्याओं का योग कितना आया, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 आया। संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, गिन लीजिए, 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5, 10/5 संख्याओं का योग 10 आया था, अपान 5 संख्याओं की संख्या 5 है।
तो 5 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2। ऑप्शन ये राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,3,0,3,2,6,3 का बहुलक होगा। 2,3,0,3,2,6,3 का बहुलक बताना है, क्या होगा बताइए भाई। अगर आपको पता है तो क्या है इसका बहुलक, पता है आपको, पता है तो बताइए इसका बहुलक क्या होगा भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 2,3,0,3,2,6,3 सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा आंकड़े कौन किसके हैं, 3 के। 3 की बारंबारता अधिक है, 3 3 3 बार आया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आया हो आंकड़े में, ठीक है, जिस पद की बारंबारता आंकड़े में सबसे अधिक हो और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा यही तो है। आप लोग बोलेंगे 6 है, लेकिन 6 तो एक ही बार आया है ना, तो ये 6 नहीं हो सकता इसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10,7,4 टू 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 का 30वां पद क्या होगा। इसका 30वां पद आपको बताना है, क्या होगा पता है। देखो कैसे निकालते हैं। किसी भी पद को निकालने के लिए फार्मूला होता है ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला होता है, ठीक है। ये एन यानी कि 30वां पद, एन की वैल्यू 30 है, ये की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस एन की वैल्यू 30 है, माइनस वन, डी की वैल्यू, डी कैसे निकालेंगे, डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, 7 में से 10 घटाएंगे -3 आएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, इसे हल कीजिए, 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, यहाँ से तो 29 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 29 लिख दें, माइनस का 77, ठीक है। तो लगाइएगा आप लोग दोबारा से सारे क्वेश्चन को घर पर, ठीक, तभी क्वेश्चन आपसे हल हो पाएंगे एग्जाम में। और आप सिर्फ वीडियो देखकर सोचेंगे कि मैं अच्छा नंबर मैथ में ले आऊँगा, नामुमकिन है दोस्तों। जब तक आप अपने हाथों से क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे कुछ नहीं हो सकता, बेकार है सब पढ़ाई आपकी। तो जितना हो सके मैथ हाथों से लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सवालों को लगाइए, तभी मैथ आपको समझ आएगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं भी बहुत गलती करता था, सिर्फ वीडियो देख लेता था, और 10th में ऐसे हुआ था मेरे साथ। कई सारे क्वेश्चंस को मैं देख कर गया और मुझे समझ आ गया कि हाँ मैं लगा दूंगा अब, लेकिन जब लगाने की बारी आई तो क्वेश्चन गलत हो रहे थे बार बार। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घर पर, तब तक नहीं हो पाएंगे किसी क्वेश्चन के आंसर आपसे। आइए कुछ 2 से 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुल 5 क्वेश्चन, नहीं 4 क्वेश्चन हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन है, यदि लासा 52 और 182 का 364 है तो मासा 52 और 182 का क्या होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसका शून्य क्या होगा बताना है आपको। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल ना हो। तो यहाँ पे के का वैल्यू ज्ञात करना है कि जिसके लिए कोई हल ना हो, ठीक है, इस समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, ठीक। फिर सिद्ध करने वाला प्रश्न है, 4 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में, ओके। आइए एक एक करके आंसर बताते हैं सबके। यदि लासा इतना है इन दोनों संख्याओं का तो मासा ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे 52 है एक संख्या, दूसरी संख्या 182 है, यहाँ पे एचसीएफ। एलसीएम इतना दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यही तो करना है। तो देखिए एचसीएफ यहाँ पे लिख दीजिए,
यहाँ पे HCF लिखना भूल गए हैं, छूट गया है, ठीक। तो HCF लिखेंगे, इधर आएगा ये, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर भाग में हो जाएगा, ठीक है, बटा में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे हल करेंगे तो इतना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 364। फिर इसे हल करेंगे, HCF 26 आएगा। ऐसे आपको हल करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से आप घर पर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, इसके शून्य ज्ञात करने थे द्विघात बहुपद के। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरह से इसका गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर, और इसे इस रूप में तोड़िए कि इसका योगफल इतना आए, ठीक है, योगफल तो इतना आए और गुणनफल इतना आए। तो कुछ इस प्रकार से मैंने तोड़ा है। आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम में बिना सोचे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा कि कैसे हम तोड़ें इस संख्या को कि योगफल इतना हो और गुणनफल इतना हो। तो मैंने कुछ इस तरह से तोड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। 4√6x + 2√6x, यह इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा और गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। 4 दूना 8 और 6 का गुणा करेंगे, √6 और √6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 8 छक 48, 4 दूना 8 और यहाँ इंटू में 6, 8 छक 48, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में से x, ठीक है, तो इतना बचेगा। फिर इनमें से आपको √6 कॉमन लेना है। एक बार इसे 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इन दोनों पद को 0 के बराबर कर दीजिए। बस इसे हल करेंगे, आंसर इतना आ जाएगा। 2 शून्य आसानी से निकल गए। समझ नहीं आएगा दोस्तों, क्यों? अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले से तो समझ गए होंगे। इतना टाइम मुझे बताने में लगा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हो, कितनी स्लो स्लो बता रहे हो। तो क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ दोस्तों, क्योंकि कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अभी तक बुक भी नहीं खोला होंगे कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ का कभी बुक ही नहीं खोला होगा, कभी वैसे चाहे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हल कर लिए हों, ठीक है। तो उनको ये सब नहीं समझ में आएगा, बात मानिए, ठीक है। यकीन कीजिए कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जब तक शुरू से नहीं पढ़ेंगे ना मैथ को, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोई सा भी वीडियो देख लें, चाहे मेरा वीडियो देखें चाहे किसी का भी देखें, नहीं समझ में आएगा। और जो विद्यार्थी पढ़े हैं मैथ को बारीकी से चैप्टर वाइज, उन्हें सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इनका आंसर करेंगे, जो दोनों क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अपने हाथों से करेंगे। आंसर आपको दिखा देता हूँ गाइस, देख लीजिए। फिलहाल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों। पहले हम इस रूप में इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो यहाँ से इसे 0 के बराबर करेंगे तो ये प्लस में है भाई इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से समीकरण होगा हमारा। इसी तरह से इसके साथ बिहेवियर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए A1 A2 का मान, ये B1 का मान 1 है और B2 का मान 3 है। C1 का मान -1 है, नहीं -11, सॉरी -11, ठीक है। C1 का मान -11 और C2 का मान -5। तो यहाँ पे लिख दिया है निकाल करके। हम लोग जानते हैं कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो उस पर कोई हल नहीं होगा, यानी कि हाँ, उस पर कोई हल नहीं के लिए ही कंडीशन होगा, ठीक है। इस कंडीशन पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1 C2 के। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर पहले दूसरे व्यंजक की तुलना करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। बस बहुत इजी है। जो समझ गए उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझ पाए भाई कौन समझा सकता है उनको। उनको अगर कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।